कि आपका आरबीआई का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। तो जिस दिन फाइनल रिज़ल्ट आया, क्या आपको भरोसा हुआ था कि आप आरबीआई में सिलेक्ट हो गए हो? तो उनका ओवरऑल जो स्कोर बन रहा है वो 88.25 बन रहा है, जो कि कट ऑफ से ओवरऑल कट ऑफ से अप्रॉक्सिमेटली 12 मार्क्स ज़्यादा है। 2023 के एंड जब तक मैंने आरबीआई प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वहाँ पे मेरी स्टडीज़ में गैप आ गया था और उस गैप के बाद मैंने फिर आरबीआई के लिए प्रिपेयर किया। 2024 में फर्स्ट रैंक था। 2024 में मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया था। सेक्शनल कट ऑफ मेरी रीजनिंग में से 1.25 मार्क्स कम रह गए थे। मेरा स्कोर लगभग दोनों सालों में लगभग डबल हुआ है, फर्स्ट ईयर जितना था एक्सेप्ट जितना था। क्या 2025 में 2024 में ही दोनों में क्रिटिकल रीजनिंग का लेवल काफ़ी ईज़ी आया था। जीए के लिए 3 प्राइमरी सोर्स फॉलो किए थे। एक तो मॉक मेंटर टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी हाइलाइटेड पीडीएफ शेयर की जा रही है, उससे मेरी स्कीम्स, रिपोर्ट्स और पीआईबी कवर हो जाता था। जैसे कि प्रीलिम्स से बढ़ते-बढ़ते मेंस, पीओ, प्रीलिम्स, पीओ, मेंस तक के भी। बाकी पीआईबी और स्कीम रिपोर्ट्स वगैरह के लिए तो मैंने मॉक मेंटर चैनल को ही फॉलो किया था। इनपुट आउटपुट मशीन का मैंने देखा। टॉपिक वाइज़ मैंने स्टडी करी है, जहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी केवल उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यूट्यूब से रेफर किया। नहीं, क्वांटिटेटिव से मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया था, बट मैं एग्ज़ाम में ये देखता था कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है। 2024 में भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, 2024 में भी काफ़ी मार्क्स दिए थे, 2025 में भी काफ़ी मार्क्स दिए सेक्शनल्स में। आपने जीए में ग्रुप बनाए थे क्या? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स कोडिंग पे फोकस कर रहे हैं। या आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो जो आप एग्ज़ाम में बैठे हो, क्या इनका लेवल सेम है? सो गुड मॉर्निंग सौरभ। गुड मॉर्निंग सर। तो काफी लंबे समय बाद आज मौका मिल ही गया आपका टॉक्स लेने का और सब एस्पिरेंट्स के आगे आपकी स्ट्रैटेजी लेके आने। और हम भी मॉक इंटरव्यूज के बाद पहली ही बार ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो इसको हम ये टॉपर टॉक्स को सबके आगे रखते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये पता चले कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जीए एंड ईएसआई में आपने इतना अच्छा कैसे मार्क्स लाया है इन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे लोग इतना डरते हैं कि ईएसआई इतना डिफिकल्ट है। पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा आपने जो स्कोर लाया है वो ईएसआई ऑब्जेक्टिव और ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में ही सबसे अच्छा स्कोर है, अगर मैं आपके स्कोर कार्ड में देखा। तो ये स्ट्रैटेजी हम फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2 टिल इंटरव्यू हम एस्पिरेंट्स के आगे रखेंगे। इसके पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा फॉर योर मच डिजर्व सक्सेस। थैंक यू सर। आपका कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, आपका स्मार्टनेस, आपका कामनेस, आपका नॉलेज, ये सारी चीजों ने आपके सिलेक्शन के लिए रोल प्ले किया है। आई एम वेरी मच श्योर, और जो मैं आपके मॉक इंटरव्यू में भी देख पा रहा। पर एक मेरा ऑफ द बीट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका आरबीआई का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, तो जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया, क्या आपको भरोसा हुआ था कि आप आरबीआई में सिलेक्ट हो गए हो, या फिर आ, वो महसूस करना या फिर उसको एक्सेप्ट करना ही डिफिकल्ट हो रहा था? जैसे बाकी 2 स्टेजेस के बाद फेज 1 और फेज 2 के बाद मैं काफी हद तक सर्टेन था कि मेरा ये लेवल्स क्लियर हो जाएंगे। बट इंटरव्यू देके जब मैं घर आया था तब मेरे अंदर काफी अनसर्टनिटी थी कि मेरा होगा या नहीं होगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा इंटरव्यू एक्चुअल में हुआ कैसा है। कुछ चीजें बहुत अच्छी भी रही थी और कुछ चीजें में कमी भी रही थी। वहाँ पे अनश्योर था इंटरव्यू को लेके। तो जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा नहीं ठीक है, मीन्स इंटरव्यू में इतना हो गया है कि हाँ मैं सिलेक्टेड हूँ। नाइस नाइस टू हियर दैट। तो मैं हमारे सारे स्टूडेंट्स को सौरभ के बारे में पहले बताना चाहूंगा, ताकि आपको एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिले और उसके हिसाब से आपको उनकी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है या नहीं अपनानी है, या किस तरीके से अपनानी है, वो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। आज हमारे सामने आरबीआई ग्रेड बी 2025 के टॉपर है सौरभ शर्मा, जिन्होंने अपना आरबीआई का एग्जाम सेकेंड अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है और लास्ट टाइम उनका फर्स्ट अटेम्प्ट। उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर बात करूं, तो उन्होंने पहले बीकॉम किया हुआ है, उसके बाद एमए इन इकोनॉमिक्स उन्होंने परस्यू किया। 2021 में उन्होंने अपना एमए कंप्लीट किया है और 2019 में उन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। और अपना एमए कंप्लीट करते करते ही उन्होंने एमए कंप्लीट करने से पहले ही वो ईएसआईसी में एज अ यूपीसी वो ज्वाइन उन्होंने कर लिया था। तो वहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स कंप्लीट किया है
1.5 इयर्स वहां पे कंप्लीट करके दैट उन्होंने एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तरह वो जॉब कर रहे थे इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और वहां पे उन्होंने लगभग 4.5 से 5 साल तक काम किया है, 2021 से लेके अभी तक, अभी भी वो वहीं पे काम कर रहे हैं। Yes. अगर हम सौरभ की पर्सनालिटी की बात करें तो मैंने उनको काफी बार बोला है कि वो काफी काम है, उनको कभी भी स्ट्रेस लेते हुए नहीं देखा है मैंने मॉक इंटरव्यू के दौरान भी, और काफी पॉजिटिव पर्सनालिटी है। उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है, वो हमें क्लियरली दिखती है जब भी हमने उनसे बात किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आज भी आपको देखेगी जैसे जैसे हम हमारा सेशन आगे बढ़ाएंगे सौरभ के साथ। यस सौरभ, ओवर टू यू। इसके साथ अगर आप कुछ आपके पर्सनल चीजें बताना चाहोगे जो एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल होगी और जो मैंने मिस किए हैं, वो आप एक बार बता दीजिए अगर ऐसा कुछ है। नहीं, काफी हद तक सर ये सही है। बस बीच में ये था कि 2021 के बाद से 2023 के एंड जब तक मैंने आरबीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वहां पे मेरे स्टडीज में गैप आ गया था, और उस गैप के बाद मैंने फिर आरबीआई के लिए प्रिपेयर किया। 2024 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड 2025 मेरा सेकंड अटेम्प्ट में आरबीआई क्लियर किया है। तो आपका आरबीआई का गोल पहले से ही था क्या? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बीकॉम आपने किया, बीकॉम के बाद यूजुअली एमकॉम करते हैं, आपने पर ले लिया इकोनॉमिक्स, ये ऐसा जॉब क्यों? सर उस टाइम पे मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसा आरबीआई करने के लिए। मुझे उस टाइम पे बस ये था कि मुझे पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, और आरबीआई के बारे में मैंने उस टाइम बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं इकोनॉमिक्स मैंने बस अपने इंटरेस्ट के कारण किया था, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में क्राइटेरिया ओनली ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, तो एमए इकोनॉमिक्स की कोई ऐसी उस टाइम मुझे नीड फील भी नहीं हुई थी। मैंने बस आउट ऑफ इंटरेस्ट जाके एमए इकोनॉमिक्स किया। तो आपने 2021 में एएसओ ज्वाइन किया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस सर। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया 2024 में। यस। तो क्या ट्रिगर हुआ या फिर कौन सी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे आपको लगा कि आपको अभी आरबीआई की पढ़ाई करनी चाहिए और ना मुझे एएसओ की तरह कंटिन्यूसली जॉब करना चाहिए? व्हाट वाज दैट ट्रिगरिंग पॉइंट और व्हाट वाज दैट मोमेंट? सर जैसे मैंने पहले ही बताया है कि एएसओ की जॉब अपने आप में काफी सेटिस्फैक्टरी है। दिल्ली पोस्टिंग है, होम पोस्टिंग, लाइफ टाइम दिल्ली रहेगी, मेरा घर भी दिल्ली में है, तो मेरे लिए काफी कन्वीनियंट जॉब रहती है एज एन एएसओ। अगर मैं कंटिन्यू करता, प्रमोशंस भी यहाँ पे डिसेंट हैं। पर मुझे एक चीज लग रही थी कि यहाँ पर मेरे को बहुत ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जो मेरी फील्ड है जिसमें मेरी एजुकेशन है, जैसे फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। मैंने सोचा कुछ इस तरह इस फील्ड में जॉब की जाए जहाँ पे मुझे इनका एक्सपोजर मिले, और साथ में एक हायर पोस्ट पे मैं जा पाऊँ, एक बेटर पोस्ट पे जा पाऊँ। एएसओ सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी जॉब है जो काफी डिसेंट है, बट एक आरबीआई में बेटर प्रमोशन एस्पेक्ट्स हैं, बेटर जो पोजीशन है, इसलिए मैंने आरबीआई की तरफ तैयारी करने के बारे में डिसाइड किया। तो आपने 2024 में ही डिसाइड किया था? मैंने सर 23 के एंड में किया था, तो मैं स्टार्ट किया जनवरी फरवरी से, स्टार्ट करते करते मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 में दे पाया। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो आप Yes. आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में कुछ बात कर सकते हो अगर आपको याद होगा तो? क्या बिल्कुल। रीजंस थे जिनके वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था या फिर एक पर्टिकुलर फेस क्लियर नहीं हुआ? 2024 में मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया था, सेक्शनल कट ऑफ मेरी रीजनिंग में सर 1.25 मार्क्स कम रह गए थे। इसका मेन रीजन ये था कि जिस हिसाब से मैंने मॉक्स दिए थे और जैसा रियल एग्जाम देखने को मिला, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस लगा। और इसका एक कारण ये भी था कि मैंने मॉक्स के लिए केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहा था, और 2025 में मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दिए जिससे मेरी प्रिपेयरनेस बेटर हो पाई। और 2024 में मैं काफी टाइम के बाद, काफी सालों के बाद, 2019 के बाद मैं 2024 में एग्जाम हॉल में गया, और मैं देख रहा हूँ कि मुझसे काफी यंग एज के बच्चे बैठे हुए हैं। तो शायद मैं कहीं ना कहीं उस एग्जाम हॉल प्रेशर को फील भी मतलब हैंडल नहीं कर पाया काफी अच्छे से।
उसको टैकल करने के लिए मैंने 2025 में बैंक पीओ के एग्जाम्स भी फिल किए थे। मुझे उसे ज्वाइन नहीं करना था, जस्ट एग्जाम हॉल प्रेशर देखने के लिए कि कैसा रहता है। मैंने पीओ में भी अपीयर हुआ 2024-25 में। नॉट इन दैट यू मोर यंगर इन दी वे, सो ऐसा यू लुक मोर यंग, तो ऐसा तो मतलब ठीक है, फीलिंग आ रहा है ठीक है, बट ये अंदर से पता होना ही चाहिए कि नहीं यार, कि मैं भी उन्हीं के साथ का स्टूडेंट हूँ और मे बी मेरी 27 28, बट मैं भी 22 23 के जैसे ही दिख रहा हूँ। एनीवेज, तो आपने जैसे बोला कि रीजनिंग की वजह से आपका कट ऑफ रहेगा। यस। अगर आपका अगर आपको फेलो एस्पिरेंट्स को बताना है, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताना है कि अगर उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर उनका प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस चीजों पे उनको फोकस करना चाहिए? क्या आपको ये लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फेज वन क्लियर किया जा सकता है? और क्या मेंटल हर्डल से पहले बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू प्रिपरेशन? कि जैसे मैंने आपसे अभी बात किया, जो आपका आंसर था, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स ऑल अबाउट, मोस्टली अबाउट मेंटल हर्डल एंड नॉट लैक ऑफ योर प्रिपरेशन। तो यस। क्या आप इस पे थोड़ा बात करना पसंद करोगे? बिल्कुल। सर, जब हम एग्जाम रीजनिंग की खासकर अगर हम बात कर रहे हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने 2 अटेम्प्ट्स में, मेरा स्कोर लगभग दोनों सालों में लगभग डबल हुआ है। फर्स्ट ईयर जितना था, सेकंड ईयर जितना था। और जब हम रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें सारे टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ टॉपिक जैसे पजल, सिटिंग अरेंजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और मेरा फोकस क्रिटिकल रीजनिंग और मिसलिनियस चीजें जैसे कि ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस पे ज्यादा था। और जब रियल एग्जाम आया तो उसमें उन टॉपिक्स की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं थी। इसलिए एस्पिरेंट्स को बाकी टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ भी आप स्किप मत करो, कोई भी क्वेश्चन इजी आ सकता है। जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, काफी बार कुछ एस्पिरेंट्स छोड़ देते हैं कि ये बहुत टेक्निकल है, समझ नहीं आ रहा है, या सिटिंग अरेंजमेंट या पजल अरेंजमेंट, बॉक्स अरेंजमेंट। तो हर टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबके बेसिक क्वेश्चंस आपके रेडी होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ताकि रियल एग्जाम टाइम में हो सकता है जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो, वहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए और किसी और टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाए, तो आप रेडी रहें उस इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। एंड एक चीज और हेल्प की मेरे लिए, कि मैंने क्लर्क लेवल के एग्जाम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, जो काफी इजियर लेवल के होते हैं। क्योंकि 2024 से पहले जैसा आरबीआई का पेपर आ रहा था, वो थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा था क्वांट एंड रीजनिंग में। 2024-25 में थोड़ा क्वांट एंड रीजनिंग इजी आई है, तो उसको मैच करने के लिए क्लर्क लेवल, क्लर्क मेन लेवल के, पीओपी लेवल के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होता है। आपका यही सुझाव रहेगा कि सारे चीजों पे वो फोकस करे, ना कि एक ही कोई टॉपिक छोड़े? बिल्कुल। कि अगर मशीन इनपुट आउटपुट अगर हमें यहाँ पे बैठ के मॉक टेस्ट में करते हुए मे बी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट एग्जाम में अगर बहुत इजी लेवल पे आया तो वो आराम से हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो 2025 का जैसे कि मैं पेपर रिकॉल कर पा रहा हूँ, वहां पे जो क्रिटिकल रीजनिंग था जो 2025 में आया था, वो यूजुअली 2 to 3 लाइनर्स में खत्म होने वाला क्रिटिकल रीजनिंग। यस। जो पुराने साल के पेपर्स थे 2024 2023, वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग की 10-10 लाइन, 12-12 लाइन आता था। राइट। तो यहाँ से ये भी टेक अवे है कि क्रिटिकल रीजनिंग बहुत लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो डिफिकल्ट है। यस। ठीक है, बट एग्जाम में कभी कभी ये हो सकता है कि जो चीजें आपको प्रैक्टिस करते हुए डिफिकल्ट लगती है, वो एग्जाम में वही चीजें सबसे इजी आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको हर एक एंगल से 360 डिग्री पे प्रिपेयर करना है, ताकि आप एग्जाम के लिए कैसे भी क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव हो जाए। राइट, एंड दैट व्हाट रियली मैटर्स इन द एग्जामिनेशन। सौरभ, क्रिटिकल रीजनिंग में हम थोड़ा बात करना पसंद करेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी क्या थी? तो मेरी क्रिटिकल रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी काफी अच्छी रही है, एटलीस्ट 70% और मोर। और जब मैं मॉक्स देता था और एग्जाम में, तो मैंने फील किया 2025 में, 2024 में ही दोनों में क्रिटिकल रीजनिंग का लेवल काफी इजी आया था। तो उन क्वेश्चंस में तो सर्टेनली और ज्यादा एक्यूरेसी रही होगी। फेलो एस्पिरेंट्स को अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में बताना चाहोगे, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है,
या फिर आपने कैसे प्रिपेयर किया है? क्योंकि ये एक मोस्ट अनडिस्प्यूटेड सेक्शन है, क्योंकि टीच देते हैं, यहाँ पे इससे डरते हैं। तो आप इस पे थोड़ा स्ट्रेस करके हमें बताइए ताकि फेलो एस्पिरेंट्स को इसकी हेल्प। सर क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने तो एक जीमैट की पीडीएफ आती है, बुकलेट आती है लगभग 250 क्वेश्चंस की, जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व किया था डेली डेली करके कि 10-15 क्वेश्चंस डेली कर करके मैंने 250 क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो जब आप बार बार डेली एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्रिटिकल के, तो एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा मैंने बैंकिंग एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, उनकी पीडीएफ डाउनलोड की। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे इंटरफेरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, assumption बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड एक ही बार में एक ही, जैसे कॉज एंड इफेक्ट के मैंने 50 क्वेश्चंस नेट से डाउनलोड कर लिए, उनको वन सिटिंग में अगर हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमारी एक्यूरेसी डेवलप होती है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। इस तरीके से मैंने इसको टारगेट किया था, एंड उसका रिजल्ट भी मॉक्स में एंड रियल एग्जाम्स में देखने को मिला। तो जैसे कि सौरभ ने बताया, एक ही टाइप पे वो 50-60 क्वेश्चन एक सिटिंग में करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि उनकी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई। मोर देन एक्यूरेसी, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, ठीक है? एंड दैट कॉन्फिडेंस विल बी रिक्वायर्ड इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द मॉक्स, ठीक है? तो आप ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके देखिए, चेक इफ दैट वर्क्स फॉर यू। अगर नहीं आपको लग रहा है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो ये रही क्रिटिकल रीजनिंग की बात। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सौरभ का स्कोर बता दूं फेज 1 का 2025 का, ताकि आप उससे रिलेट कर पाओगे। और सौरभ ने स्कोर किया है रीजनिंग में 26.75, जबकि रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ था 18 मार्क्स। पॉइंट्स में उन्होंने स्कोर किया 12.75, जबकि कट ऑफ था 9 मार्क्स। इंग्लिश में उन्होंने स्कोर किया 14.25, जबकि कट ऑफ था 9 मार्क्स। और का स्कोर रहा है जीए में विच इज 34.5, पर जीए का कट ऑफ था 24। तो उनका ओवरऑल जो स्कोर बन रहा है वो 88.25 बन रहा है, जो कि कट ऑफ से, ओवरऑल कट ऑफ से अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स ज्यादा है। तो उन्होंने, आप देख पा रहे हो कि जीए में भी अच्छा किया है, रीजनिंग में भी अच्छा किया हुआ है स्पेशली, एंड क्वांट्स में भी उनके 3-3.5 मार्क्स ज्यादा है एज फ्रॉम दी कट ऑफ। तो उन्होंने कैसे एक एक सेक्शन को स्ट्रेटेजाइज किया है वो वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो सौरभ हम जीए से बात करेंगे। अभी भी जीए ऐसा है कि एस्पिरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि मुझे कौन से सोर्सेस फॉलो करने चाहिए, कौन से सोर्सेस एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेंगे, कौन से सोर्सेस से एग्जाम में क्वेश्चन हिट होगा, या हमें कितने सोर्सेस फॉलो करने चाहिए, उसका रिटेंशन कैसा होगा। मुझे पहले से इतनी ज्यादा डेटा को देख के पहले से ही डर लगता है, तो मैं इतना याद कैसे करूं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जीए की स्ट्रैटेजी क्या थी, ताकि ये सारे जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, ये सारे डाउट्स, रिपीटेटिव डाउट्स है एस्पिरेंट्स के, वंस फॉर ऑल क्लियर हो। सेकेंडली, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फेज 1 की जीए को स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहिए हमने प्रिपरेशन के वक्त, या फिर फेज 2 को भी आप साथ साथ में टारगेट कर सकते हो, जिसके वजह से फेज 1 क्लियर होने के बाद आपका फेज 2 के लिए ऐसा ना लगे कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने ना स्कीम्स पढ़ी है, ना रिपोर्ट्स पढ़ा है, ना पीआईबी पढ़ा हुआ है, या फिर फाइनेंस के करंट अफेयर्स सीख रहे हो। इसलिए आपने क्या फॉलो किया? सर जीए की स्ट्रेटेजी, जीए के सोर्सेस मेरे काफी ज्यादा लिमिटेड थे, और काफी सिंपल स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी 2025 अटेम्प्ट में। खासकर मैंने जीए के लिए 3 प्राइमरी सोर्स फॉलो किए थे। एक तो मॉक मेंटोर टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर की जा रही है, उससे मेरे स्कीम्स, रिपोर्ट्स और पीआईबी कवर हो जाता था। न्यूज़पेपर के लिए आरबीआई सर्कुलर्स भी उसमें से कवर हो जाते थे। न्यूज़पेपर के लिए मैं सर फिजिकल प्रिंट न्यूज़पेपर यूज करता हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड का, क्योंकि वो कन्वेंशनल वे है, मुझे वो सूट करता है। मैं न्यूज़पेपर वहां से फॉलो करता हूँ। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर सेम आर्टिकल किसी मॉक मेंटर या वी लर्न हेयर ग्रुप में भी अगर है, तो मैं उसको हाईलाइटेड वाला पोर्शन दोबारा एक बार रीड कर लेता हूँ। इसके अलावा अफेयर्स क्लाउड की डेली मैगजीन,
और उस डेली मैगजीन के बाद जब महीना हो जाएगा तो मंथली बुकलेट भी उनकी आती है, उससे उसको रिवाइज कर लिया। बस सिंपल 3 सोर्सेज मैंने फॉलो किए। मॉक मेंटोर में तो ओरिजिनल सोर्सेज ही दिए जा रहे थे, इसके अलावा न्यूज़पेपर प्लस अफेयर्स क्लब। बट खास बात ये थी कि इसको मैंने काफी बार रिवाइज किया। जैसे कि अगर अभी मार्च चल रहा है, अभी मई चल रहा है, तो मई में मैंने जो भी रीड किया है उसको मैं जून में जरूर एक बार रिवाइज करूंगा, एंड जुलाई में भी करूंगा, अगस्त में भी करूंगा, ताकि एग्जाम तक मई वाली चीज, अगर लेट से हमारा एग्जाम अक्टूबर में हुआ था पेज 1 और मैं मई से पढ़ रहा हूँ, तो वो चीज मेरी मई में मैंने रीड करी, जून में रिवाइज करी, जुलाई में करी, अगस्त में करी, सितंबर में करी, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम मेरा कोई भी मंथ रिवाइज हो जाए। और अफेयर्स क्लाउड की जब बात करते हैं तो लास्ट के 3-4 मंथ्स को हम ज्यादा रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। जो मिसलिनियस जीए है वो लास्ट के मंथ के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेम आरबीआई सर्कुलर्स के साथ भी रहता है। और फेज 1 फेज 2 जीए की जब आपने बात की, तो हम फेज 1 से पहले दोनों को साथ में रख के कर सकते हैं। वो ज्यादा एक कंफर्टेबल स्ट्रेटेजी रहती है। आपको डिफरेंशिएट करने की मेहनत भी नहीं करनी है कि क्या फेज 1 के लिए क्या फेज 2 के लिए। जो भी पढ़ रहे हैं वो आरबीआई की प्रिपरेशन में ही आपकी कंट्रीब्यूट करेगा। जब फेज 1 हो जाता है उसके बाद चीजें और आसान हो जाती है कि बल्क पोर्शन सिलेबस का रिमूव हो जाता है। आपको पता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड रह जाता है। फेज 2 के लिए मंथ्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली अगर 6 मंथ्स के लिए पढ़ रहे हैं फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए आप 8 महीने का भी पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स बहुत पुरानी भी आ जाती हैं काफी बार। बट वो नंबर ऑफ पेजेस कम हो जाते हैं क्योंकि मिसलिनियस जीए हट चुकी है, और जो एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स होती हैं, एयर डिफेंस रिपोर्ट और भी जो प्राइवेट एजेंसीज रिपोर्ट रिसीव करती हैं, तो फेज 2 जीए इजी हो जाती है फेज 1 की तुलना में। आपने फेज 2 के लिए भी यही सोर्सेस फॉलो किए थे जो आपने अभी बताया, मॉकमेट और न्यूज़पेपर और उससे तो नहीं थे, बस इसमें से कुछ मतलब कुछ स्किमिंग हो जाती है। जैसे अफेयर्स क्लाउड आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पहले भी पूरा नहीं पढ़ना होता है, एमओयूज वगैरह हम नहीं पढ़ते आमतौर पे। पर फिर भी जब हम फेज 2 के लिए भी अफेयर्स क्लाउड स्किम कर रहे हैं तो डेली 1 या 2 आर्टिकल ऐसा लगता है जो फेज 2 के लिए रिलेवेंट होगा। और बाकी पीआईबी और स्कीम रिपोर्ट्स वगैरह के लिए तो मैंने मॉक मेंटर चैनल को ही फॉलो किया था। आपने रिपोर्ट्स की एक लिस्ट भी डाली थी, इम्पोर्टेंट लिस्ट फॉर फेज 2, मैंने वही डाउनलोड करके, और मोस्टली उसमें से चैनल पे हाईलाइटेड फॉर्म में थी, तो मैंने वहां से ही उनको रीड किया। वो जैसे कि सौरभ ने बोला कि पीआईबी, बिजनेस स्टैंडर्ड और जितनी भी सारी चीजें आरबीआई सर्कुलर, फेज 1 के लिए आपको बहुत बल्क पढ़ना पड़ता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने अप्रैल मंथ कंसिडर किया, अप्रैल मंथ में मे भी आप 60 पेजेस पढ़ना पड़े, बट जैसे ही आप, या फिर 80 पीडीएफ पढ़ना पड़े, 80 पीडीएफ पढ़ना पड़े, और जैसे ही आप फेज 2 में आ रहे हो 80 पीडीएफ 12 या 14 पीडीएफ में रह जाएगी। तो ये मे भी आइडेंटिफाई करना किसी के लिए, बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट है। तो यही चीज सिंप्लीफाई करने के लिए लास्ट टाइम मैंने स्पेसिफिकली चीजें बताई थी कि फेज 2 के लिए ये 80 पीडीएफ में से आपको ये 14-15 पीडीएफ करनी है, और उसमें भी कैटेगराइजेशन किया था। दिस इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पोर्टेंट, करना ही करना है फेज 2 के लिए। दिस इज कंसिडर्ड एज लेस इम्पोर्टेंट, नहीं मिल रहा है तो लास्ट में करो। और एक तीसरा फोल्डर था जो स्किप था, तो जो आपको करना ही नहीं है फेज 2 में, ठीक है, पर वो फेज 1 के पीडीएफ से, फेज 1 के पीडीएफ हमें डायरेक्टली डाउन करने हैं फेज 2 के लिए। तो वो चीजें भी आपको पता चल जाएगी, आपको उससे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। यार मुझे बहुत लिमिटेड चीजें करनी है फेज 2 में, तो उसको मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करना है। सो द मोस्ट biggest hurdle is your phase 1 only and GA as well as the other subjects, ठीक है। तो फेज 1 पे आप काफी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई करो, फेज 2 में आते आते वैसे ही एफर्ट्स कम हो जाएंगे, आपके पास टाइम भी रहेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम आप रिविजन पे फोकस कर सकते हो। सौरभ, तो फेज 1 के लिए जीए के लिए आपने स्पेसिफिक मॉक टेस्ट नहीं दिया, या फिर जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे थे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए, वहीं से आपको जीए के लिए हेल्प हो रहा था मॉक टेस्ट के लिए, रिटेंशन के? जो मैं फुल मॉक टेस्ट दे रहा था वहां से तो हेल्प हुआ ही। इसके अलावा मैंने मॉक मेंटर का फेज 1 एमसीक्यू मॉक टेस्ट सब्सक्राइब किया था, जिसमें 4 सेक्शंस में आरबीआई सर्कुलर, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड मिसलेनियस एंड पीआईबी सेक्शंस में एमसीक्यू थे, तो मैंने वहां से भी अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जो जीए आती है वो आती है।
तो क्योंकि हमने इसको लास्ट टाइम ही स्टार्ट किया था कि ये 4 सेक्शंस में हमें नाइटली में 100 क्वेश्चंस लाने हैं 25 फ्रॉम ईच सेक्शन। यस। तो क्या लगता है कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा रहा है? क्योंकि ये इनिशिएटिव हमने सोचा कि यार इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी रिटेंशन में और क्योंकि हम ओरिजिनल सोर्सेज़ से ही सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दे आर रीडिंग एंड रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द राइट सोर्स। ठीक है? और वो 15 दिन में अगर आपको कंटिन्यूअसली मिल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर एवरी 16th डे you are exam ready with respect to GA and with respect to the current affairs that are asked in the phase 2 examination. तो आपका ये इनिशिएटिव के ऊपर क्या बोलना है या फिर आपको कितनी हद तक हेल्प हुई है? मुझे सर काफी हद तक इससे हेल्प मिली, काफी अच्छा इनिशिएटिव था ये। पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है क्लियरली कि आरबीएसएफ प्लस अलग है, बाकी सेक्शंस अलग हैं। पर इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी एस्पिरेंट अगर इसको ले रहा है तो बहुत ज्यादा रेगुलर रहने की जरूरत है, आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कि मुझे याद है आपने ये मार्च में स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, तो मार्च अप्रैल में तो स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था कि मैं अटेम्प्ट करूं या ना करूं, अगर बहुत कम स्कोर आएगा तो कैसा लगेगा। बट मैंने मई में फिर स्टार्ट करा, मार्च का अप्रैल का मैंने मई से अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, उसके बाद में उसमें रेगुलर रहा तो काफी ज्यादा अच्छा रहा। और जब हम वहां से मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देते हैं तो भी दिखता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि क्वेश्चंस लगभग एक ही जगह हैं, क्वेश्चंस एक ही पूछे जाते हैं, एग्जाम हो चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे मॉक मेंटर एमसीक्यूज हो। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे चीजों को और एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जाम में भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही चीजें आती हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि दो कुछ स्टेटमेंट सही है एक स्टेटमेंट गलत है या वाइस वर्सा। तो जैसे हमने बात किया आरबीएस सर्कुलर स्कीम्स पीआईबीज ये तो पता है सबको कि रीजन के लिए इम्पोर्टेंट है कुछ के लिए। जो मिसलेनियस जीए है उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एस्पिरेंट्स को आपके हिसाब से या फिर आपने स्किप कर दी थी? जैसे आपने बोला एमओयूज, और एमओयूज छोड़ने का एक बहुत सिंपल सा रीजन होगा कि यार इतने एमओयूज याद नहीं रह सकते। अगर एग्जाम में 2 एमओयूज भी आ रहे हैं तो हम वो रिस्क ले रहे हैं कि 2 मार्क्स जाने दो, ठीक है, क्योंकि 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे और कौन कौन से सेक्शंस है जो आपने स्किप कर दिए थे? सर मैंने एमओयू अवार्ड्स और ये स्पोर्ट्स मिस किया था कम्प्लीटली। मैंने स्पोर्ट्स नहीं किया था, अवार्ड्स नहीं किए थे, एमओयूज नहीं किए थे, इम्पोर्टेंट डेज भी मैंने नहीं किए थे। अच्छा, उसके 3 भी नहीं किए थे आपने इम्पोर्टेंट डेज से? इम्पोर्टेंट डेज मैंने नहीं किए थे सर कोई भी। लास्ट में जब जस्ट बिफोर द एग्जाम अफेयर्स क्लाउड की मैंने मंथली पीडीएफ डाउनलोड की और वहां पे उनका एक ही सेक्शन में सारा होता है, तो मैंने स्कीमिंग कर ली थी कि कौन कौन से डेज हैं, तो कुछ रिटेंशन रहा। एग्जाम में 2 डेज आए भी थे मुझे लगता है, और मैंने उसके लिए ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, पर मैं एक अटेम्प्ट कर पाया था। तो यहाँ से सबको यही टेक अवे लेना है। अगर आपको लगता है कि मुझे हर एक चीज डीए में कवर करनी है विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, और आप हर एक चीज कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट इज द रिविजन और द रिटेंशन। अगर रिवाइज नहीं हो पा रहा है, रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, तो कोई सेंस ही नहीं है फर्स्ट टाइम पे पढ़ने का और उसमें टाइम गवाने। तो उसके बजाय दूसरे चीजों पे फोकस कर सकते हो जो एग्जाम के इम्पोर्टेंट। तो इतनी चीजें छोड़ने के बाद भी उनका जो स्कोर है जीए में वो 10.5 मार्क्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कट ऑफ। और जीए का पेपर 2025 में मैं रिइटरेट कर दूं काफी अनऑर्थोडॉक्स आया था, जो कि किसी ने सोचा नहीं हो। ठीक है, तो वैसे पेपर में भी उन्होंने ऐसा स्कोर किया हुआ है 10.5 मार्क्स उनकी। नाउ वी विल मूव टू क्वांट्स। क्वांट्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? क्वांट्स के लिए सर मैंने अभी आरबीए प्रिपेयर करते हुए कुछ भी न्यू कंसेप्ट तो पढ़े नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही यूडीसी ईएसआईसी एंड अभी एएसयू में काम कर रहा हूँ, तो पहले मैंने बेसिक क्वांट्स के कंसेप्ट पढ़े हुए थे सर। तो मैंने डायरेक्ट मॉक टेस्ट देना अटेम्प्ट किया और यहाँ पे मैंने इजियर लेवल से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, जैसे कि क्लर्क प्रीलिम्स से पढ़ते बढ़ते क्लर्क मेंस, फिर पीओ प्रीलिम्स, पीओ मेंस तक के भी दिए। तो जब हम मल्टीपल लेवल के मॉक्स देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा वीक एरियाज क्या हैं
और उन वीक एरियाज को ही मैंने यूट्यूब से टारगेट किया। जैसे कोई लेट्स से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, सिंपल इक्वेशन तो मैं सॉल्व कर पा रहा था, तो मैंने उनके लिए कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी और फिर मैंने दोबारा मॉक्स दिए तो इम्प्रूवमेंट दिखी। और जैसे मैंने रीजनिंग में बताया कि किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं यही करता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन बैंक उठाता हूँ 100 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का, एंड उसको वन सिटिंग में करता हूँ, तो उससे मेरी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और एक्यूरेसी डेवलप होती है। क्वांट में मैंने ऐसा काफी टॉपिक्स में किया जहां पे भी मुझे लग रहा था मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मॉक टेस्ट। और फिर आप में कभी फियर था कि यार मेरा क्वांट्स या फिर रीजनिंग सेक्शन का, स्पेसिफिकली हम क्वांट्स की बात करेंगे, क्वांट्स का कट ऑफ मेरा रुक सकता है, जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया? सर मुझे फियर कभी भी नहीं था, मुझे 2024 में भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा रीजनिंग में क्लियर नहीं होगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी एग्जाम में रुकूंगा, मतलब कि मुझे फियर नहीं था कभी भी किसी भी एग्जाम का, किसी भी। हाँ, ठीक है। क्वांट्स के लिए जैसे आपने बोला है कि यूट्यूब पे आप गए, तो यूट्यूब पे क्या ऐसा एक प्रॉपर सोर्स आपने काफी लंबे समय तक फॉलो किया है? अगर किया है तो वो कौन से थे? प्लीज आप पहलवान स्टूडेंट्स बताइए ताकि उसको भी नहीं, यूट्यूब पे सर मैंने कोई पर्टिकुलर चैनल या कोई टीचर फॉलो नहीं किया है। मैं जस्ट टॉपिक के हिसाब से देखता था। जैसे कि अगर लेट्स से मुझे रीजनिंग की बात करते हैं या क्वांट की बात करते हैं, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपने पीयर्स से पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या बेस्ट टीचर है, कोई वीडियो है, या खुद यूट्यूब पे सर्च कर लिया। और सर्च करते सिंपल अगर हम डालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम, तो 4-5 वीडियो आ जाती है टॉप पे। किसी को प्ले करके देखिए जिसमें हमें लग रहा है रिलेवेंट क्वेश्चंस वो एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उस यूट्यूब वीडियो को मैंने कंज्यूम किया। कोई खास टीचर या कोई खास चैनल को मैंने ऐसे फॉलो नहीं किया, और मैंने सारे कंसेप्ट अभी दोबारा किए भी नहीं है यूट्यूब जहां मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे रीजनिंग में मुझे याद है एक रिवर्स सिलोगिज्म टॉपिक है जहां मुझे काफी प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है, तो उसको पढ़ने के लिए मैंने देखा। इनपुट आउटपुट मशीन का मैंने देखा। टॉपिक वाइज मैंने स्टडी करी है, जहां मुझे प्रॉब्लम हो रही थी केवल उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यूट्यूब से रेफर किया। तो जैसे कि हमें समझ में आया कि रीजनिंग के लिए तो आपने हर एक टॉपिक किया था, और क्वांट्स के लिए भी ये सेम चीज थी, आपने हर एक टॉपिक किया था या फिर कुछ टॉपिक्स आपने स्किप कर दिए? क्वांट के लिए नहीं, क्वांट के लिए भी सर मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया था, बट मैं एग्जाम में ये देखता था कि अगर कुछ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तो उसको मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर जैसे डेटा इंटरप्रेटिंग बीआई का क्वेश्चन काफी बार हम मॉक्स दे रहे होते हैं, तो सिंपल इसे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन हम कर पाते हैं, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम कर पाते हैं अगर। और कई बार हमें फील हो जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं, बहुत ज्यादा इक्वेशंस बनेंगी, 3 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ सकती है और ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो वहां पे उसको स्किप करना होगा। बाकी ऐसा कोई टॉपिक नहीं था कि जो मैंने सोचा हुआ था कि मुझे स्किप ही करना है, मैं क्वेश्चन की डिफिकल्टी के बेस पे इसको करता था। बाकी सिंगल मार्कर क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन में अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस आते हैं, जो लगता है काफी बार कुछ डिफिकल्ट अगर है, तो मैं उनको स्किप कर देता था। बाकी और ये आपने स्ट्रेटेजाइज या फिर ये आपने आइडेंटिफाई करना कैसे सीखा कि ये कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट है और ये कुछ क्वेश्चन इजी? तो ये तो प्रैक्टिस करके ही आया। जब जितने ज्यादा मॉक्स 2024 में भी, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो 2024 में भी काफी मॉक्स दिए थे, 2025 में भी काफी मॉक्स दिए हैं, सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ मॉक्स। और जैसे मैंने बताया मैं पीओ एग्जाम में भी अपीयर हुआ, मैंने पीओ मेंस भी, एसबीआई पीओ मेंस भी क्लियर किया 2025 में। तो वहां भी मैंने मॉक्स दिए। जब इतने मॉक्स देते हैं तो एक आइडिया लग गया कि ये टॉपिक क्वेश्चन रीड करके विद इन सेकंड्स हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन डुएबल है या नहीं है। बाकी कोई भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं किया था क्वांट में कि ये टॉपिक मुझे करना ही नहीं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं सौरभ की स्ट्रैटेजी से या फिर उन्होंने जो भी फॉलो किया है, क्वांट्स, रीजनिंग, उन्होंने बार बार चीजों को किया है, बार बार प्रैक्टिस की है, बार बार मॉक टेस्ट लगाए हैं। जीए में भी हम देख पा रहे हैं कि उनका स्कोर भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने बार बार रिवाइज किया हुआ। सो रिविजन of GA is the key, as well as you can prove the retention by solving the mock test, which is a very go-to strategy for most of the aspirants.
क्वांट और रीजनिंग में आप देखोगे कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ताकि एग्जाम हॉल का जो स्ट्रेस है, जो आप स्ट्रेस में आ जाते हो कि सर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या फिर से ये हो ही नहीं रहा है, बीच में आके आप स्टक हो जा रहे हो एग्जाम हॉल, तभी नहीं हो पाएगा जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। पर आप उससे ये भी सीखोगे कि एग्जाम में अगर कुछ चीजें डिफिकल्ट है तो वो मुझे स्किप करना, और वो तभी हो पाएगा जब आप कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके अलावा सौरभ, अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में क्या था आपका? सर इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, ये मैंने कम्प्लीटली मॉक टेस्ट से ही किया है। बाकी क्योंकि मैंने एसएससी सीजीएल के लिए पहले प्रिपरेशन की हुई थी, तो बेसिक ग्रामर और इडियम फ्रेजेस और क्लोज टेस्ट वगैरह का मेरा बहुत पहले का प्रैक्टिस थी, बट इसके लिए मैंने अलग से कुछ भी पढ़ा नहीं था दोबारा के इंग्लिश के। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इंग्लिश के स्पेसिफिकली, तो जो भी चीजें गलतियां हो रही है आपकी, तो क्या आप नोट डाउन करते थे? ये सर लिमिटेड गलतियां होती थी तो मैं उनको नोट डाउन करता था, और ट्राई करता हूँ कि उसको नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक, सेम टाइप की मिस्टेक ना हो, और अगर किसी टॉपिक में से ही ज्यादा मिस्टेक हो रही है तो हम उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा भी याद नहीं आ रहा कि मैं 2025 में ऐसा कुछ किया होगा कि किसी टॉपिक को दोबारा जाके विजिट किया हो। बट मैंने मेरी कोशिश रहती थी कि एक्यूरेसी मेरी रहे, मतलब मैं बहुत ज्यादा अटेम्प्ट ना भी कर पाऊं, पर सही कर दूं ज्यादा, मतलब अगर मैं 30 में से 20 क्वेश्चंस भी कर पा रहा हूँ तो मेरे 17-18 एटलीस्ट सही हो जाएं, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करने के लिए काफी होते हैं आपके। मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या जीए में आपने नोट्स बनाए थे क्या? माय मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू यू इज कि आपने जीए में नोट्स बनाए थे क्या? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स नोट मेकिंग पे फोकस कर रहे हैं, वर्किंग एस्पिरेंट्स को लगता है कि यार नोट मेकिंग कैसे पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो क्या हमें ये हेल्प होगा या नहीं? आपका क्या राय है इस पे? आपने क्या किया? सर मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया सर। आपने कोई नोट्स नहीं बनाए थे? मॉक मेंटर में जो मटेरियल दिया जा रहा था या फिर स्लॉट में दिया जा रहा था, मॉक मेंटर में तो ऑलरेडी काफी हाईलाइटेड है। अगर एक 3 पेज की पीडीएफ है तो चांसेस हैं कि उसमें से 3 सेंटेंस ही हाईलाइट हो या 3 पैराग्राफ हो ज्यादा से ज्यादा, तो वो ऑलरेडी एक नोट्स हैं, वो अपने आप में ही राइट। नोट्स हैं। नोट्स में से क्या और नोट्स बना के अपना अ, इसलिए मैंने सर कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए थे। और जैसे कि आपने बताया फेज 2 के लिए आपने अलग से ही कंपाइल करके दिए थे फोल्डर्स, पीआईबी के लिए अलग, मोर इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट, तो जब भी चाहिए वहां से जाके डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। इस 2 से पहले फेज 1 के टाइम पे अगर हम रिवाइज कर रहे हैं किसी एक मंथ का, तो उस मंथ में गए, जैसे मैं मई रिवाइज करना चाहता हूँ, मई के लिए स्क्रॉल किया एंड मई के सारे आर्टिकल्स एक बार रीड कर लिए, हो गई रिविजन। मैंने अलग से सर कोई नोट्स नहीं बनाए। मैं वही एक बात यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूंगा कि नोट मेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट इजी। आपको नोट मेकिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है? और नोट मेकिंग आप जब सीखोगे तो ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जब जो आप नोट्स बना रहे हो, क्या आप उस पर रियली रिलाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे एग्जाम के पहले रिवाइज करते हो, ठीक है? और इसमें काफी ज्यादा आपका टाइम किल हो, तो फिर मेरा सबसे यही राय है कि जो चीज आपको हाईलाइटेड मिल रही है, आप नोट बनाने में 2.5 आवर्स आप इन्वेस्ट करोगे या 1 आवर भी इन्वेस्ट करोगे, जो भी है, बट 1 आवर भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो उसके बजाय आप वो 1 आवर में जो हाईलाइटेड पीडीएफ है आप उसको 2 टाइम रिवाइज कर सकते हो। तो आप उस पर रिविजन पे फोकस करिए ना, तो आपका ज्यादा रिविजन हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा तो ज्यादा रिटेंशन हो जाएगा। क्यों आप नोट मेकिंग पे ध्यान देना चाहते, और उसमें भी अगर 1 या 2 पॉइंट मिस हुआ जो कि एग्जाम में आ गया, तो आपका तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर न्यूज से एक क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है। वैसे अगर 10, 12, 15 न्यूज में हो गया तो आप यहीं पे मार खा जाओगे फेज 1 के लिए। तो उससे अच्छा बेटर स्ट्रेटेजी यही है, और मैं यही बार बार दोहराना चाहूंगा कि जो भी चीजें आपको हाईलाइटेड मिल रही है उसको बार बार फोकस करिए और उसी को रिवाइज करिए। दैट वुड बी वेरी मच इजी फॉर यू टू रिवाइज, टू रीड एज वेल एज टू रिटेन, राइट सौरभ? यस। लास्ट क्वेश्चन टू यू इज बिफोर वी मूव टुवर्ड्स फेज 2, क्या आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो और जो आप एग्जाम में बैठ रहे हो,
क्या इनका लेवल सेम है? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन कि जब वो एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहा है फेज वन के लिए, उसके दिमाग में क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए? जैसे अगर हम आरबीआई फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात करें, अगर हमें किसी भी एस्पिरेंट को किसी एक प्लेटफॉर्म पर रिलाई नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट दो प्लेटफॉर्म्स आप सब्सक्राइब करो, दो प्लेटफॉर्म्स के आप मॉक टेस्ट सब्सक्राइब करो। इसके अलावा डिफरेंट लेवल के एग्जाम्स आप दो। आप ओनली आरबीआई फुल लेंथ मॉक टेस्ट ना देके सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं, एसबीआई क्लर्क लेवल के खासकर जिन्होंने काफी हेल्प की। मुझे लगता है जो मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के मॉक टेस्ट दिए थे, उनका लेवल ज्यादा मैच करता है आरबीआई के रियल एग्जाम से। पर एक प्रैक्टिस, एक हैबिट बनाने के लिए कि आपको 2 घंटे बैठने के लिए, एक एक्सपीरियंस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है। मेरी एडवाइस यही है एस्पिरेंट्स के लिए कि आप एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा मॉक टेस्ट सब्सक्राइब करो, मतलब दो से ज्यादा प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने ऑलिव बोर्ड एंड प्रैक्टिस मॉक का लिया था फुल लेंथ टेस्ट के लिए। इसके अलावा मैंने क्लर्क लेवल एंड पीओ लेवल के मॉक टेस्ट के लिए भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज किए थे। तो सबका एक्सपीरियंस, जब आप अलग अलग लेवल के एग्जाम्स दोगे तो कहीं ना कहीं मैच करेगा रियल एग्जाम्स। ओके। और माइंडसेट क्या होना चाहिए जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा है? एग्जामिनेशन हॉल में जाते हुए सर हमें यही सोचना चाहिए, जिसमें हमने मॉक्स दिए ये भी बस एक मॉक ही है। जैसे हम घर पे बैठते हैं कंफर्टेबल क्लोथिंग में, वही क्लोथिंग पहन के जानी चाहिए। सेम जो भी आप घर पे पहनते हैं, टी शर्ट, लोअर, जो भी आप लोग पहन रहे हैं, और सेम टाइम लगता है, 2 ही घंटे लगते हैं। और जब एग्जाम एक बार स्टार्ट हो जाता है, आपके पास बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें सोचने के लिए टाइम मिलता भी नहीं है कि क्या होगा, कोई और क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्योंकि आपने मॉक्स अगर दिए हैं 2-2 घंटे बैठ के, तो वो भी आपको एक मॉक ही लगेगा कि 2 घंटे का मैं बस मॉक देने आया हूँ कहीं और बैठ के। उसी माइंडसेट से आप देंगे तो अच्छा कर पाएंगे। जितना हमारा पोटेंशियल है, जितना हम घर पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में कर पाते हैं, उतना ही हम एक बाहर एक न्यू एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। वही है कि आप एग्जामिनेशन डे में स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर स्ट्रेस ले रहे हो तो बहुत सारी सारी चीजें ही खराब हो जाएगी उस दिन फेज वन का, जितनी भी आपकी सालों की प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आपको एग्जामिनेशन में जाते वक्त यही सोचना है कि यार मैं तो एक मॉक देने जा रहा हूँ, स्कोर अच्छा आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, बस आपका ये माइंडसेट बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कि वो एग्जाम नहीं है। ठीक है, और एग्जाम मतलब बस मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में जैसे मुझे कम स्कोर आता है, इसमें भी आ सकता है। ठीक है, इसमें मैं क्या रिलेटिवली बाकी लोगों से अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट मैटर्स। ठीक है, आपका वहां पे मॉक टेस्ट में भी 90% आ रहा है, यहाँ पे भी आपने बाकी ऐसे लोगों को बात दे दिया, मतलब आपका तो काम बन गया ना, कितना भी एग्जाम डिफिकल्ट हो। तो बस यही सोचना है कि बस एक मॉक में देने जा रहा हूँ आपको, तो जिसकी वजह से आपको अननेसेसरी प्रेशर नहीं आएगा। इट्स जस्ट मेंटल गेम। ठीक है, आपको वो सोचना है और कंटिन्यूअसली सोचना है। अगर आप वो सोचोगे तो चीजें एग्जाम में काफी इजी हो जाएगी, जैसे भी एग्जाम का लेवल। दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस बाय मेनी जॉबर्स आल्सो। सो लेट्स मूव ऑन टू द फेज 2 सेक्शन ऑफ आरबीआई। हम फेज 2 में जाने के पहले हम सौरभ के मार्क्स में आपको बता देता हूँ। ये सर ऑब्जेक्टिव में he scored second highest marks, which is 29.25, which is a very great score in ESI paper, in the objective paper. सेकेंड हाईएस्ट भी मैं इसलिए और सेकेंड हाईएस्ट और फर्स्ट हाईएस्ट के बीच में जो डिफरेंस था, तो दैट इज जस्ट 0.25 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो हरी है, जो उन्होंने 29.5 बताया है, उन्होंने भी सेम स्ट्रैटेजी यूज की है जो सौरभ ने की है। उनका भी टॉप टॉक्स हम आगे आपके आगे लाने वाले हैं। ठीक है, बट सौरभ ने क्या किया स्पेसिफिकली हम उस पर जानेंगे। ये सर ऑब्जेक्टिव में इसको 29.25, टीएसआई डिस्क्रिप्टिव 34 मार्क्स। इतने सारे रिपोर्ट्स आने के बाद, इतनी सारी अनसर्टेनिटी आने के बाद, कैसे उन्होंने डिस्क्रिप्टिव में 34 स्कोर किया, वो भी हम आगे देखेंगे। एफएम ऑब्जेक्टिव में he scored 41.5 मार्क्स, एफएम डिस्क्रिप्टिव में he scored 30। ठीक है, हम जानेंगे सौरभ से कि 30 के पीछे का क्या रीजन है। अगर आपको ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में इतना अच्छा ला सकते हैं, तो एफएम डिस्क्रिप्टिव में क्या चीजें उनको लगती है कि क्या मिस हो गई होगी।
FM objective में he scored again a very good score which is 41.5. इंग्लिश में he scored 63.25 और जिसका टोटल स्कोर है उनका 198.75, जबकि कट ऑफ है 171.5। तो उनकी आप लीड देख रहे हो, वो 27.25 मार्क्स की लीड है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई सेक्शन में वो परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर 4-5 मार्क्स कम आते तो उनका सिलेक्शन डायरेक्टली हैपर हो सकता था, बिकॉज उनको इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स मिले। वो कितने मिले हम आगे वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आरबीआई में लीड लेके आने का इन टर्म्स ऑफ फीस। स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना मैं एनालाइज कर रहा हूँ आरबीआई के एग्जाम्स को 2024 और 2025 से, 2024 और 25 में जो आरबीआई का मार्किंग सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू, वो एवरेज मार्क्स ही दे रहे हैं। एवरेज मार्क्स इन द सेंस एक उन्होंने ब्रैकेट कंसीडर किया है, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट यूआर कैटेगरी। उन्होंने ब्रैकेट कंसीडर किया है कि 43 मार्क्स और 45 मार्क्स से मुझे 57 मार्क्स तक देने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी फेस टू में लीड लेके आए हो, अगर आपको वो ब्रैकेट के बीच में भी आपका एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं, फिर भी आप एग्जाम क्लियर करके चले जाओगे और आपका नाम आप कोवेटेड लिस्ट में देखोगे आगे। पर 2023 तक क्या हो रहा था कि आपके फेस टू में कितने भी मार्क्स हो, बट अगर आपने इंटरव्यू में ही परफॉर्म नहीं किया है तो आपको 10 मार्क, 12 मार्क, 14 मार्क, 17 मार्क दे देते थे या फिर 6-7 मार्क्स भी दे देते, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन डायरेक्टली यहाँ पर हो रहा है। या फिर अगर आपको 40-41 मार्क्स भी दे रहे फिर भी आपका सिलेक्शन होना डिफिकल्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि बाकी सारे लोगों को 67, 69, 70, 71, 72 मार्क्स भी मिलते थे आउट ऑफ 75। तो अभी ऐसा नहीं है पिछले 2 साल से। अगर आप फेस टू में अभी अच्छा लीड लेके आ रहे हो तो आपका ये निश्चित हो जाएगा कि आपने अगर इंटरव्यू थोड़ा बहुत भी एवरेज किया या फिर बिलो एवरेज भी किया है तो भी आपका एवरेज मार्क्स मिलेंगे एंड यू विल क्लियर दी आरबीआई एग्जामिनेशन। तो जो कि हम सौरभ के स्कोर कार्ड से भी देख पा रहे हैं और बाकी सारे टॉपर्स के स्कोर कार्ड से भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो फेस टू में लीड लाना जरूरी है। तो चलिए हम फोकस करते हैं अभी हर एक सब्जेक्ट पे कि सौरभ की क्या स्ट्रैटेजी है। सौरभ, तो ये सर ऑब्जेक्टिव में ये जो आपने इतने हाई मार्क्स अचीव किए हैं, इसके पीछे का क्या स्ट्रैटेजी रही है, इसके पीछे का क्या कारण रहा है, कारण नहीं क्या रीजन रहा है, क्या स्ट्रैटेजी रही है जिसकी वजह से आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं? What is that secret mantra, if there is a secret mantra? सर सीक्रेट मंत्रा कुछ अलग नहीं है, वही है जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लिमिटेड सोर्सेज एंड मल्टीपल टाइम रिवीजन। सोर्सेज मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताए हैं, अपने ही स्कीम्स वगैरह के लिए मैंने कैसे फॉलो किया। मैंने लिमिटेड मिनिस्ट्रीज की सिर्फ फ्लैगशिप स्कीम्स को ही बार बार रिपीट रिवाइज किया। आपने भी अपने चैनल में कुछ मिनिस्ट्रीज की फ्लैगशिप स्कीम के पीडीएफ में लिंक दिए थे। इसके अलावा भी जनरली काफी कोचिंग सेंटर्स यूट्यूब पे भी अगर कोई देखे तो उनको कुछ ही 5-7 मिनिस्ट्रीज ही हैं जिनकी आपको स्कीम्स करनी होती हैं और उनकी भी सिलेक्टेड स्कीम्स हैं। बहुत ऐसी स्कीम नहीं करनी है जो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं या स्कीम से न्यूज नहीं है। तो जो स्कीम न्यूज में थी 2024 में, 2025 में कहीं ना कहीं हमने उनका नाम सुना था, कहीं ना कहीं वो पीआईबी में थी, उन्हीं स्कीम्स को बस बार बार रिवाइज किया और एग्जाम में देखने को भी वही मिला। एक आधे क्वेश्चंस तो छोड़ा जाए तो ईएसआई ऑब्जेक्टिव पूरा स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस उसमें आए थे और सारी स्कीम्स भी वही थी जो 2024 में या 2025 में न्यूज में थी। तो कुछ भी इसमें अलग से इसके अलावा मैंने नहीं किया। स्कीम्स के बारे में हम देखें तो बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है। स्कीमी न्यूज पढ़ लो जो 7-8 महीने की आ रही है, और फ्लैगशिप स्कीम्स कर दो 5-6 मिनिस्ट्रीज। तो इतनी सिंपलिस्टिक स्ट्रैटेजी करके उन्होंने फिर भी अच्छा स्कोर है और हम सोचते हैं कि हमें क्या क्या करना है, ना जाने कितनी कितनी चीजें करनी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। इतना ही आया भी था एग्जाम में। उसके अलावा ऐसा एक मुझे बस एक क्वेश्चन याद आ रहा है, कोई चाइल्ड एडॉप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था या कोई फिर ऐसे यस। तो एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो थोड़े ट्रिकी हों, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल स्कीम इन न्यूज या फ्लैगशिप स्कीम में से ही थे तो जिनको आराम से टैकल किया जा सकता है अगर आपने स्कीम्स को पढ़ा है और उनकी एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस की है। कि काफी बार स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एंट्री लिमिट, प्रीमियम्स
बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है। किसी स्कीम का प्रीमियम 436 रुपए ऑप्शंस में हो सकता है, वहां पे 336 या 536 दे रहे हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है उसको, नो डाउट 436, बट आपसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आपने एमसीक्यू में उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो एक एमसीक्यू फॉर्मेट में भी अगर हम स्कीम्स की प्रैक्टिस कर पाए तो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये तो स्कीम्स की बात हुई, बट ये सब ऑब्जेक्टिव का पेपर क्या स्कीम्स पे ही निर्भर होता है या फिर और कुछ सेक्शन पे होता है? रिपोर्ट्स भी होता है, बट इस बार सर आपकी हाँ, लीड कंटिन्यू कंटिन्यू ओके। कंटिन्यू। हाँ सर, रिपोर्ट्स देयर इज भी आउटेज। इसमें पूछी जाती है, बट जैसा मुझे इस बार याद आ रहा है, मेजर क्वेश्चन यहाँ पे स्कीम्स था। और मैं सही याद कर पा रहा हूँ या नहीं कि सेबी सर्कुलर से भी कुछ क्वेश्चंस इस बार ईएसआई ऑब्जेक्टिव में आए थे। तो वो भी सेबी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी मुझे याद है मॉक मेंटोर ने अलग से पीडीएफ एक प्रोवाइड की थी जिसमें सेबी सर्कुलर्स को कवर किया गया था और उनके नोट्स प्रोवाइड किए गए थे और इम्पोर्टेंट सेबी सर्कुलर का लिंक भी शेयर किया गया था। तो मुझे याद है सेबी सर्कुलर भी वहां से कवर हो गए थे, उनके बाहर से कुछ नहीं आया था। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड जो रिपोर्ट्स है, बट रिपोर्ट्स तो आपने पढ़ी होगी ना एग्जाम के लिए, एग्जाम में नहीं आया दैट इज डिफरेंट थिंग। रिपोर्ट्स तो पढ़ी होगी ना आपने, और रिपोर्ट्स ओरिजिनल पढ़ना जरूरी है आपको या फिर आपने कंपाइलेशन उठा के देख लिया दैट वुड बी एनफ? सर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है वो काफी लेंदी होती हैं, तो उनको ओरिजिनल पढ़ना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे इंडेक्स रिपोर्ट की हम बात करें, बहुत लेंदी रिपोर्ट हैं, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिलीज करती हैं 270-300 पेजेस की रिपोर्ट्स हैं, ओरिजिनल उनको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। या तो जैसे टॉप मेंटर चैनल में हाईलाइटेड शेयर की गई हैं, मैं वहां से हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ लेता था। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स का मॉक मेंटर में भी एक 3 पेज का 4 पेज का उन्होंने नोट्स अपने बना के शेयर किए थे, उसको भी मैंने कंज्यूम किया। ओके ओके। और तो जी बताइए। तो वही है, सौरभ का भी वही बोलना है कि see it's not humanly possible for aspirants to read the 300 pages PDF। क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बस आपको 300 पेजेस का ही डॉक्यूमेंट करने से आपको सारे मार्क्स नहीं आने वाले, वो कितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, अगेन वो 300 पेजेस का आप डॉक्यूमेंट करोगे तो उससे आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है एग्जामिनेशन में। तो वही जर्नी को ईज करने के लिए मॉक मेंटोर पे आप हाइलाइटेड कंटेंट पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि यार बस ये 300 पेजेस के पीडीएफ है, हार्डली हार्डली कुछ 150-200 लाइन ही आपके पास पढ़ने के लिए होंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो वो चीज हाईलाइटेड करके ऑलरेडी आपको मिल रहा है, तो आपको अननेसेसरीली कोई शॉर्टेस्ट कंपाइलेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें कवर नहीं होगी। तो आपको ओरिजिनल सोर्सेज से मिल रहा है, हाईलाइटेड मिल रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने ना चीजें की है जो मेरे लिए रियली में मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि आपको ओरिजिनल सोर्सेज से मिल रही है। ठीक है, दैट वुड गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सौरभ ने ओरिजिनल रिपोर्ट से की है बट हाईलाइटेड वे में किया हुआ है। ओके, सो दिस कंप्राइजेस ऑफ रिपोर्ट्स, स्कीम्स एंड सेबी सर्क्यूलर्स। पर क्या पीआईबी, जो आप हम एक पार्ट रह गया हमारा बात करना, पीआईबी फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था पीआईबी? नहीं बिल्कुल मैंने पढ़ा था, मैंने लिमिटेड ही पढ़ा था। जैसे आप बता रहे हैं, आपने अपने चैनल में जो कंपाइलेशन शेयर की थी, हाईली इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट, वो मैंने रीड की थी। और पीआईबी करने का फायदा ये भी रहता है क्योंकि पीआईबी में काफी बार स्कीम से न्यूज कवर की जाती है, और जब आप स्कीम से न्यूज कर देते हैं तो बेसिकली पीआईबी के जरिए ही आपका स्कीम पोर्शन भी रेडी हो जाता है। हालांकि पीआईबी से मुझे इस पर याद नहीं आ रहा कि स्कीम्स के अलावा कोई और क्वेश्चन था, मुझे लग नहीं रहा इस बार ऐसा कोई क्वेश्चन था। बट इसको स्किप नहीं करना चाहिए, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। ये ईएसआई का कंपोनेंट है, हो सकता है इस बार नहीं था, कमिंग अटेम्प्ट में आ भी जाए। यहाँ से बस मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ, तो एक एस्पिरेंट्स के लिए इजी कर दूं, और जो कि आप सौरभ से भी बात करके वही समझ पाओगे कि आपको ऐसा सेग्रीगेट करना ही नहीं है। आपको जो मॉक मेंटोर पे आ रहा है वो पढ़िए, और आपको अल्टीमेटली पता है कि यार दिस आर ऑल द थिंग्स व्हिच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, आप बस पढ़िए, जो भी आ रहा है वो पढ़िए, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेग्रीगेट करेंगे तो उसी में हम
टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो क्रूशियल टाइम है कि मुझे ये करना है, मुझे ये यहाँ से करना है, मुझे वो वहां से करना है, इट वुड नॉट गो। जो आ रहा है वो आराम से पढ़िए। आपको अगर उस पर ट्रस्ट होना बहुत पहले जरूरी है। अगर ट्रस्ट हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि यार मॉक और जो भी चीजें दे रहा है आपके लिए वो एग्जाम में रेलिवेंट है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन फॉर ESI. Now let's move on to the ESI descriptive part. Before moving on to the ESI descriptive part, let's complete about the objective part. आपने FM ऑब्जेक्टिव के लिए क्या किया था स्पेसिफिकली सौरभ? इसके लिए भी कुछ अलग ऐसा नहीं किया, सोर्सेज अगेन सेम ही थे और मैंने मॉक मेंटर के ही मॉक टेस्ट फेज 1 के लिए दिए थे, आरबीआई सर्कुलर्स। और फाइनेंस के लिए भी मैंने मॉक मेंटर का जो फेज 2 का एमसीक्यू मॉक टेस्ट प्रोग्राम था उसमें एनरोल किया था। उसमें फाइनेंस के स्टैटिक क्वेश्चंस प्रिपेयर कराए गए थे ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मैंने वहीं से उसको किया था। तो ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी है नहीं, बस वही है कि आपको जो मिल रहा है के साथ सोर्सेज लिमिटेड है, बस प्रैक्टिस करी है, वो भी मल्टीपल सोर्सेज से प्रैक्टिस नहीं की है। मॉक मेंटोर से ही की है 2025 अटेम्प्ट में, तो कंप्लीटली फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए। Perfect. Thanks for your continued trust all through the all through the phases from phase 1 to phase 2. I'm not sure about interview again, but as far as I can recall from your feedback, that you have followed mock mentor for phase 1 till interview, and yes, that's what makes us unique. And thanks for your continued trust. Thank you. Apart from that, let's quickly move on to the descriptive part. आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या रहा है, स्ट्रैटेजी क्या रहा है, और जैसे आपने स्टार्ट किया तो कैसे स्टार्ट करना होता है डिस्क्रिप्टिव, और ये जो मार्क्स आए हैं, तो हाँ, प्लीज नाउ डिस्कस विद द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग से सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी वी लर्न हियर ग्रुप में 2024 के स्टार्टिंग में। ये इन्होंने अपने पब्लिक ग्रुप में क्वेश्चन शेयर करना स्टार्ट किया था टॉपिक वाइज डेली। तो मैं यही करता था कि नेक्स्ट डे का टॉपिक जैसे हमें पता होता है तो मैं उस टॉपिक को पढ़ लेता था, स्टैटिक क्वेश्चन उसका, और जब क्वेश्चन मिलता था तब मैं उसको अटेम्प्ट करता था। स्टार्टिंग में 2 दिन 4 दिन एज अ बिगिनर जब मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मुझे पता चली क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या मेरा स्ट्रक्चर गलत जा रहा है, कहाँ कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। मुझे आइडिया नहीं था ये इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के बारे में, या कितने डेटा पॉइंट्स यूज करने हैं, या 600 वर्ड का ऐसे है और मेरे पास टाइम ज्यादा है क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड भी डिसेंट है तो मैं 800 भी लिख देता था कि ठीक है मुझे आता है तो लिख दो। तो ये चीजें हाईलाइट हुई मेरी शॉर्टकमिंग्स की, ये करना है ऐसे नहीं करना है। 2024 से ही मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की, वी लर्न हियर ग्रुप में ही मैंने लिखना स्टार्ट किया 2024 में। फिर फेज 1 हुआ 2024 का, रिजल्ट नहीं आया था, अनसर्टेनिटी थी। मैंने दोबारा उस बीच में फेज 1 और रिजल्ट के बीच में भी आंसर्स लिखना कंटिन्यू रखा। देन मेरा फेज 1 क्लियर नहीं हुआ, फिर 2025 आया, मैंने दोबारा वी लर्न हियर में चैनल में ही आंसर लिखना स्टार्ट किया। मैं प्राइवेट ग्रुप का पार्ट भी था तो मैं काफी कंसिस्टेंट रहा उसमें, डेली मैंने आंसर्स लिखे। और फेज 1 के बाद मैंने मॉक मेंटोर का भी क्योंकि मैंने फेज 2 मॉक प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो उसमें भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग थी टॉपिक वाइज, तो वहां से भी मैंने डेली आंसर्स लिखे थे फेज 1 और फेज 2 के बीच में। ओके ओके, तो जस्ट उन्होंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया है 2024 से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, स्टार्टिंग विद वी लर्न हियर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे ये एक एस्पिरेंट्स कम्युनिटी है, हर दूसरे एस्पिरेंट्स की हेल्प करती है। तो वहां पे आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस आप देखोगे कि काफी हमारे जो टॉपर्स भी रहे हैं, स्टार्टिंग में सौरभ शर्मा, कुमारी दीक्षा, राघव, एंड देयर आर हैंडफुल ऑफ मेनी अदर्स। तो उन्होंने अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टार्ट वी लर्न हियर से ही किया था और वहां से उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। तो ये रहा आपका डिस्क्रिप्टिव का। पर डिस्क्रिप्टिव में जैसे कि आपने बोला कि आपकी स्पीड अच्छी थी, सब कुछ अच्छा, तो क्या आपको डेटा पॉइंट्स के लिए आपने कभी सोचा कि मुझे डेटा पॉइंट्स डिस्क्रिप्टिव में इंटीग्रेट करने हैं मेरे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स? बिल्कुल,
जब मैंने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखना स्टार्ट किया था, मैं डेटा पॉइंट उतना लिख नहीं पाता था, क्योंकि मेरे को रिटेन करने में डेटा को पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फीडबैक कंटिन्यूअसली मिलता रहा। मॉक में भी मैंने जब मैं आंसर लिखता था, मुझे याद है मैनेजमेंट के काफ़ी क्वेश्चन फीडबैक करते थे कि इसमें एग्जाम्पल फिल करो, या फिर फाइनेंस के क्वेश्चंस में आ जाता था, इसमें मैं एक छोटा सा अपना डेटा बैंक बनाने की ट्राई किया। जैसे पॉवर्टी है, जैसे ईएसआई में क्वेश्चंस आते हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, या जो भी ट्रेंडिंग इश्यूज हैं, वर्ल्ड ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और फाइनेंस में जो भी है, मैंने सबके बारे में दो दो पॉइंट्स, एटलीस्ट दो तीन पॉइंट्स लिखे हुए थे जो मैंने याद किए थे कि कहीं से भी आंसर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पॉवर्टी पे बात करने की, मैं ये इंसर्ट करूंगा। फिर मैनेजमेंट के एग्जांपल्स मैंने रीड किए थे एग्जाम से पहले कि ये टॉपिक आया था, यहाँ पे ये इंसर्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, और इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट डॉक्यूमेंट जो आता है वो काफी ज्यादा अच्छा सोर्स रहता है डेटा के लिए। इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट जो आता है, उसमें पूरा डेटा पॉइंट्स ही होते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट्स को एक बार दो बार रीड करे और उसमें से नोट्स बनाने की कोशिश करे, तो उसमें से उन्हें हर एरिया के डेटा मिल सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव में स्पेसिफिकली रिपोर्ट्स आए थे, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी? कुछ रही भी है या फिर क्या रही है उसमें? आई मीन, या फिर आपने डायरेक्टली अटेम्प्ट किया उसको? रिपोर्ट्स जैसे डिस्क्रिप्टिव में आए थे, और मोस्टली मैंने सब कभी ना कभी पढ़े हुए थे, बट जिस तरह से डिस्क्रिप्टिव में ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में रिपोर्ट्स आए थे, एक अलग ही लैंग्वेज आ जाती है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट के क्या की फीचर्स थे या क्या इसमें पढ़ा है आपने, उस तरह से क्वेश्चंस नहीं थे। तो रिपोर्ट्स लिखने की, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस काफी हद तक तो मॉक मेंटर प्लेटफॉर्म पे मेरी हुई थी। ईएसआई में एंड फाइनेंस में काफी रिपोर्ट्स पे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए गए थे, और एग्जाम्स में जब रिपोर्ट देखने को मिली तो माइंड में ये आता है कि लिमिटेड टाइम है, चाहे आपने उसके बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, चाहे आप रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आपको उसके आसपास फिट करना है जो क्वेश्चन की डिमांड है। और पहला टारगेट मेरा यही रहता है कि वर्ड लिमिट पूरी हो और स्ट्रक्चर से सही हो। स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन मैं फ्रेम कर पाऊं, और वर्ड लिमिट मेरी टाइम में पूरी हो। इसके बाद सब कुछ सेकेंडरी है कि आंसर में कितने फैक्ट्स डाले हैं, क्या क्वालिटी है। तो पहले ये दो चीजें मेरी रही ईएसआई में भी। और रिपोर्ट जितनी भी आई, एक डेवलपमेंट रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस यूएन की एक रिपोर्ट अभी आई थी एग्जाम में, उसके बारे में भी मैंने पढ़ा हुआ था, बट वहाँ स्टैंडर्डाइजेशन के टर्म के बारे में उन्होंने ज्यादा फोकस किया, उसको मैं अटेम्प्ट कर पाया, और भी रिपोर्ट को मैं अटेम्प्ट कर पाया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो बोला कि एक स्पेसिफिक टर्म पे पूछा था, ऑब्वियसली वो टर्म हम याद तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि उसी टर्म पे हमने फोकस नहीं किया होगा रिपोर्ट्स पढ़ते हुए। जी। तो क्या आपका ऐसा मानना है कि जो भी आपके क्यूमुलेटिव एफर्ट्स रहे हैं इन रीडिंग द न्यूज़पेपर, इन रीडिंग द हाइलाइटेड कंटेंट, इन रीडिंग द अदर मटेरियल, पिछले 2 साल की मेहनत, या फिर आप न्यूज़पेपर कब से पढ़ रहे थे? 2 साल से या उसके पहले भी पढ़ते थे? उससे पहले से मैं बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस में फॉलो कर रहा था। जब मैंने आरबीआई पे स्विच किया है तब मैं बिजनेस स्टैंडर्ड स्टार्ट किया। तो आपको ये लगता है कि जो रीडिंग हैबिट है आपकी, वो चीज ने आपको सबसे ज्यादा हेल्प किया होगा इन टैकलिंग दिस अनसर्टेन क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जब आप किसी टॉपिक के बारे में बिल्कुल ब्लाइंड हैं और आपको किसी भी कारण से नहीं, क्योंकि आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं, तो जो लिमिटेड नॉलेज आपके पास है, चाहे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कोई आर्टिकल पढ़ा है, या कोई इस रिपोर्ट के बारे में कोई नोट पढ़ा है, उसी से आपको अपना आंसर फ्रेम करना। जितना आप वेल रेड हैं उतना ज्यादा हेल्प मिलेगी एक अच्छा आंसर लिखने में, एक क्लोज आंसर लिखने में। ओके ओके। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द ईएसआई पार्ट, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, उन्होंने ईएसआई ऑब्जेक्टिव में भी अलग ऐसा कुछ नहीं किया है, ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। जस्ट he was consistent enough to write and attempt all of the questions in the examination, as well as उन्होंने प्रैक्टिस भी सही तरीके से किया था। तो इसलिए आप देखोगे कि हमने सौरभ का जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है वो हमने हमारे वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, मॉक मेंटोर के वेबसाइट।
क्यों? क्योंकि वो है ही इतने अच्छे, और उनका जो स्कोर भी आता था कोई कोई क्वेश्चंस में, वो काफी अच्छा था, काफी अच्छा था। तो हमें लगा कि नहीं, इसी को ये सैंपल की तरह लोगों को पता होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि ये अगर वो आंसर्स लिख रहे हैं, कोई एस्पिरेंट्स अगर आंसर लिख रहे हैं, तो ये शॉर्टकमिंग है। और उसको बाद में सौरभ का आंसर से वो देखे कि इन्होंने क्या चीजें ऐसी उसमें लिखी है जिसकी वजह से इनको 34 मार्क्स मिले, और जिसकी वजह से एक एस्पिरेंट 22, 23, 24 मार्क्स पर अटक रहा है। ठीक है, तो वो चीज आप देख पाओगे जब आप एक बार उनके सैंपल आंसर्स को 4-5 बार देखोगे, जब जब आप आपके आंसर्स लिख रहे हो। ठीक है, तो इसलिए स्टैंडर्डाइज फॉर्म होना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप उससे कंपेयर कर सको। ठीक है, हमें वैसे ही आंसर्स नहीं लिखना है, बट ये आइडिया लेनी है कि बॉस इन्होंने क्या डाला है, और अगर ये मैं डालता हूं तो मुझे भी 34 मार्क्स, 36 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो उस चीज के लिए हमने सौरभ के आंसर्स भी मॉकमेंटोर के वेबसाइट पे डाले, जो उन्होंने मॉकमेंटोर के लिए लिखे। वन लास्ट क्वेश्चन टू यू इज सौरभ, कि आपने जैसा बोला, आपने 2 साल से 1.5 से 2 साल के लिए आपने डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम व्हीलन हियर से स्टार्ट किया था। तो ये नीड क्यों आई कि व्हीलन हियर से मॉकमेंटोर पे शिफ्ट होने की फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? नहीं, शिफ्ट होने की नीड नहीं आई ऐसा नहीं है, क्योंकि वी लर्न हेयर पे हमने सर आंसर्स लिखे थे अराउंड जनवरी टू मार्च और अप्रैल लास्ट 2025 में। इसको मैंने कंप्लीट किया, और मॉक मेंटोर ने अपना मॉक प्रोग्राम लॉन्च किया था फेज 1 के बाद। तो मेरे पास वो इस पीरियड पे ओह, करना चाहता था कि यस। फेज 2 से पहले मेरी राइटिंग प्रैक्टिस ब्रश अप हो जाए, क्योंकि मैंने आंसर्स लिखे हैं जनवरी से मई में या अप्रैल के बीच में, और फेज 2 हो रहा है दिसंबर में, तो उससे पहले भी मुझे लिखने की प्रैक्टिस चाहिए थी। ओके, और वो बोर्डम भी हो जाता है ना, कि आप एक ही तरह के सेम आंसर क्वेश्चंस लिख रहे हो। ठीक है, राइट। अगर आपको नई वैरायटी मिल रही है तो ऑब्वियसली आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपका लिखने का भी मन है। I only remember. I launched the program. We launched the program after फेज 1। the phase one is done. Yeah, yeah. Okay. So now we quickly move on to the descriptive part of the FF. आपको लग रहा है कि आपका जो स्कोर है डिस्क्रिप्टिव में, वो आपके पोटेंशियल से कम मिला हुआ है इन FM डिस्क्रिप्टिव? जितना सर मैं मॉक्स लिख रहा था, जैसा मुझे उसमें स्कोर मिल रहा था, ये उससे तो कम है, बट अब जो है ठीक है। तो आपने ये आइडेंटिफाई किया है कि क्या चीजें हो गई होगी जिसकी वजह से FM डिस्क्रिप्टिव में आपको कम मिला है? और मुझे ऐसा समझ कुछ आया नहीं, क्योंकि मैंने वर्ड लिमिट पूरी की थी, और मैंने अपनी तरफ से पॉइंट्स भी, डेटा पॉइंट्स भी इंसर्ट किए थे, बट कोई क्वेश्चन होगा शायद जिसमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही। Descriptive, to tell all of you guys, descriptive is a highly subjective matter. ठीक है, कोई एक इंसान चेक कर रहा है, उसको आपका आंसर अच्छा नहीं लगा, ठीक है, या फिर उसने फ्लो में आपको XYZ मार्क्स दे दिए, तो वो चीजें हम काफी बार देखते हैं। आई फॉन्डली रिमेम्बर वन ऑफ माई स्टूडेंट फ्रॉम 2023, he didn't get selected in RBI that year because he got 22 or 24 marks in the FM descriptive, पर उनका ESI डिस्क्रिप्टिव में स्कोर था 33.5 और 34 मार्क्स। ठीक है, वैसा तो हो नहीं सकता है आप एक डिस्क्रिप्टिव में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे डिस्क्रिप्टिव में आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। कि ये इवैल्यूएटर कैसे इवैल्यूएट करते हैं, या फिर उस दिन उनका दिन कैसा होता है, उस पर भी काफी ज्यादा चीजें निर्भर होती है। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि सेम चीज जो सौरभ को मिली है, 30 मिली है, अगर वही आप दूसरे इवैल्यूएटर से चेक करोगे तो ऑब्वियसली वो स्कोर 30 नहीं हो सकता है, वो 33 होगा, 34 होगा, 36 होगा, या फिर 28 भी हो सकता है। तो इट्स हाईली सब्जेक्टिव मैटर। ठीक है, तो इसीलिए आपको आपका एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर में आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है। अगर वो आप कर रहे हो तो आपको एवरेज मार्क्स तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, और अबाउ एवरेज भी आ जाएंगे, अगर आप कंटिन्यूअसली ESI में डेटा पॉइंट्स वगैरह ऐड कर रहे हो, और FM में आप एग्जांपल्स ऐड कर रहे हो, प्रॉपर डेफिनेशन ऐड कर रहे हो, और सालों में आप वर्ड लिमिट को रीच कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द टेक अवे फ्रॉम द पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव आंसर प्रोग्राम। उनको 30 मार्क्स क्यों मिले, 28 मार्क्स क्यों नहीं मिले, या फिर 34 मार्क्स क्यों नहीं मिले, इट्स हाईली सब्जेक्टिव मैटर। हमें बस एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर की तरह हमें प्रैक्टिस करना है,
और कंटिन्यूअसली हम हमारे मेंटोर से फीडबैक लेने, ठीक है। क्विकली मूविंग टू इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पार्ट। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पार्ट कुछ प्रैक्टिस किया है या फिर नहीं? नहीं, प्रैक्टिस किया था सर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का। ये मॉक मेंटोर प्रोग्राम में भी था जो फेसबुक के लिए मॉक्स लॉन्च किए थे, उसमें भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के, वहां भी मैंने अटेम्प्ट किए थे। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी निकाल के एसए एंड बेसिक राइटिंग वहां से भी अटेम्प्ट किया, वहां से भी प्रिपेयर। जो आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हो ईएसआई और एफएम का, उससे कुछ अलग करने की जरूरत है इंग्लिश एसे की अगर हम बात करें तो? हाँ सर, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स थोड़े से हम एसए में इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे और इसमें एसए में इंग्लिश में जो यूज करते हैं हम उसमें पॉइंट्स यूज नहीं करते हैं, जैसे एफएम या ईएसआई में हम पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं, और इंग्लिश एसे में हमें पैराग्राफ में स्ट्रिक्ट रहना होता है और हेडिंग्स कहीं नहीं डालनी होती हैं कि बस इतना ही है। बाकी दिस आर जनरल थिंग्स, दिस आर द जनरल थिंग्स, बट जो Yes. हमारा माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए कि हम्म। हमें कोट्स लिखने हैं, हमें Yeah. बहुत अच्छे अच्छे वर्डिंग्स यूज करने हैं, वो सारी चीजें होनी चाहिए क्या? सारी चीजें होनी चाहिए और एक मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले कुछ और बात कह रहे हैं, मतलब ABCD जो हम फॉलो करते हैं वैसा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं आप पहले T लिख रहे हैं, फिर A लिख रहे हैं, फिर D लिख रहे हैं, फिर C लिख रहे हैं। एक कोई पढ़ रहा है तो उसको सीक्वेंस, जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो एक सीक्वेंस में स्टोरी होती है, सेम ऐसे ही ऐसे में भी होना, सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। लॉजिकल वे में, लॉजिकल ऑर्डर में आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपके पॉइंट्स प्रेजेंट किए जाने चाहिए कि कोई पढ़े तो आप खुद ही अपना आंसर जब पढ़ के देखेंगे, लिखने वाले एस्पिरेंट सब खुद पढ़ के देखेंगे, खुद पता चलता है कि इसमें सीक्वेंस मिसिंग है या सीक्वेंस सही है, फ्लो कैसा है। आपने आपके एसे में कोट्स को इनकॉर्पोरेट किया था? यस सर, और कोर्स भी मैंने इनकॉर्पोरेट किए थे, और 45% एमिशन कुछ ऐसे आया था मुझे लग रहा है। इस बार मैंने वो अटेम्प्ट किया था, तो कार्बन इंटेंसिटी और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड मेरे माइंड में कुछ कोर्स में उस टाइम पे प्रिपेयर करके गया था, मैंने उनको आंसर में इंटरप्रेट किया था। तो ग्रामर का कितना रोल है एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स इन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव? इंग्लिश में तो सर ग्रामर का काफी रोल है। ईएसआई एफएम में थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, बट जब आप इंग्लिश ही लिख रहे हैं वहां पे आपकी इंग्लिश मतलब ग्रामर गलत नहीं हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करें। एक दो मिस्टेक, मतलब 300 वर्ड्स आप टाइप कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है आपकी 3-4 जगह या थोड़ी सी ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं, पर आप रिपीटेडली स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो एक आंसर को खराब बना सकती है ये चीजें। बट टाइप कर रहे हैं, हमारे को कई बार पता नहीं चल रहा होता है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई एक जगह, दो जगह, 2-3 जगह भी चल जाती है। रिपीटेडली हम एक ही वर्ड को बार बार गलत लिखते हैं, या एक ही वर्ड का यूजेज बार बार गलत कर रहे हैं, इसकी जगह हम बार बार एम लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, तब तो वो इवेल्युएटर को पता चलेगा कि यहाँ पे इनको पता नहीं है चीज। तो ये आप आइडेंटिफाई कैसे कर रहे थे कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी? तो कोई फॉलो किया आपने ग्रामरली या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर क्विलबॉट, आपने ऐसा कुछ फॉलो किया है? नहीं सर, मैंने फॉलो। तो आपको कैसे पता चल रहा था कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है? आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? सच तो मैं ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि जो मेरे अभी जॉब रोल है उसमें ओके। ऑलरेडी काफी राइटिंग ही करता हूँ, काफी हाँ। सीनियर लेवल वगैरह कैबिनेट में भी हम प्रिपेयर करने होते हैं। तो जब हम रीड करते हैं काफी बार तो हमें पता चल जाता है कि कैसी ग्रामर है। मैंने कोई ऐसा तो यूज नहीं तो किया। नेचुरली ही ग्रामर अच्छा था, तो ऐसा कुछ एक्स वाई जेड चीजों को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। Okay. So since Saurabh is also short of time, since we are shooting this Topper Talk at from 8 a.m. So it's now 9:20 a.m. and he will have to leave to office also. So we will have a short, quick discussion on the interview part, the last thing, but we will have a very short discussion on particular area. तो मुझे अभी भी फॉन्डली रिमेम्बर है जब मैंने फेज 2 हो गया था सारों का, एंड जब हम प्रोग्राम लॉन्च ही कर रहे थे शायद,
या फिर कर दिया था, उसका अनाउंसमेंट कर दिया। मुझे सौरभ का ईमेल आया था एंड देन कॉल आया था। आई वाज इन बैंगलोर दैट टाइम। तो सौरभ का कॉल आया था, उन्होंने पूछा कि सर आपका क्या मानना है कि मुझे इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहिए या फिर हिंदी में देना चाहिए। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उनको बोला कि यार मैं ऐसे डिसाइड नहीं कर पाऊंगा एब्रप्टली कि आप बोल रहे हो कि इंटरव्यू इंग्लिश में डिसाइड करना चाहिए, हिंदी में लेना चाहिए आप, क्योंकि आपको जानना जरूरी है, आप कैसे बात करते हो उसको जानना जरूरी है। तो फिर मैंने उनको 2 या 3 मिनट में ना कुछ क्वेश्चंस पूछे और उनको बोला कि आप इंग्लिश में भी इसके आंसर्स दो और आप हिंदी में भी आंसर्स दो। तो उनका हिंदी सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि वो हिंदी में चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो क्यों हम फालतू इंग्लिश की तरफ जाए और चीजें हम हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड करें इंटरव्यू में जाके। तो फिर मैंने उनको तभी उसी दिन बोला था कि इट्स बेस्ट फॉर यू टू गिव द इंटरव्यू इन हिंदी। तो उसका फायदा भी मुझे ऐसा लग रहा है उनको प्रैक्टिस के वक्त मिला। नहीं तो क्या होता है कि हम यूजुअली जो बात करते हैं, क्योंकि सौरभ गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनका जितना भी कम्युनिकेशन है वो हिंदी में हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब आप प्रैक्टिस पढ़ाई कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो उस चीज में आपको इंग्लिश में भी सोचना पड़ेगा। तो उस केस में काफी ज्यादा टाइम चले जाएगा। तो जो हिंदी में दिया उन्होंने उनका टाइम भी सेव किया और अल्टीमेटली वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाए पैनल के आगे एंड एज वेल एज ए मॉक इंटरव्यू। तो मुझे ये चीज काफी अभी भी रिमेम्बर है कि वी हैड अ डिस्कशन ऑन अ वेरी फर्स्ट डे टू टेक विच इंटरव्यू लैंग्वेज। तो ये एक चीज है। देन फिर हम सौरभ के साथ गए। सौरभ को एक मोटी सी मैंने क्वेश्चनेयर की लिस्ट दी होगी, उसमें मे बी 100, 150, 200 क्वेश्चन होंगे। एंड देन उसके बाद डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट सौरभ को प्रेफर करना है। तो उनका एक प्रेफर्ड डिपार्टमेंट था सुपरविजन। फिर उन्होंने कुछ रेगुलेशन पे भी बात किया था, तो उस पे भी हमने क्वेश्चंस बनाए। तो ये क्वेश्चन से अल्टीमेटली जितना भी मैंने देखा है सारे टॉपर्स को क्वेश्चन से हेल्प हुई है, क्योंकि उनको पता है यार ये एक एरिया है, ये एक एरिया से पढ़ के जाओगे तो आपको पता है यही क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में, तो जिसकी वजह से इंटरव्यू में जाने के पहले से ही वो कॉन्फिडेंट रहेंगे अबाउट देयर प्रिपरेशन। So that is what I can fondly remember with all the discussion I had with Saurabh. तो सौरभ, अगर आप शॉर्ट में बताना चाहोगे कि आपका जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी वो कैसी थी? सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन जैसे आपने बताया, मैंने मॉक मेंटर के साथ स्टार्ट किया, जिसमें मुझे डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर क्वेश्चंस दिए गए थे, एचआर बेस्ड, डिपार्टमेंट बेस्ड, वर्क प्रोफाइल, एंड मैंने कुछ सर्टिफिकेशन भी किए थे, 2 सर्टिफिकेशन भी मैंने किए, तो उस पर भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए, मैंने वो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए। इसके अलावा मैंने बैंकिंग का जो जनरल टॉपिक होते हैं, जैसे कि बेसल नॉर्म्स, और मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपने दिए थे, और इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट भी मैंने ब्रश अप किए, कॉमर्स के कंसेप्ट, कॉमर्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए। इसके अलावा मैंने 3 मॉक टेस्ट आपको दिए, और वी लर्न हियर प्राइवेट ग्रुप में के साथ जुड़ के भी मैंने 3 मॉक टेस्ट दिए, और भी डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर में प्री मॉक टेस्ट जो ऑफर करते हैं। तो मैंने लगभग 13 से 14 मॉक टेस्ट दिए थे, और उसमें से एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी मैंने दिया था। और इस दौरान मैं जो भी करंट डेवलपमेंट हो रही थी न्यूज़पेपर में, या आरबीआई का कोई सर्कुलर आ रहा है, आरबीआई का कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है, जैसे एनएसएफआई आया था इंटरव्यू से पहले, और ऑम्बड्समैन स्कीम 2026 भी आई थी आरबीआई। इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे उसको पढ़ रहा था, और मैं अपने एक फेलो एस्पिरेंट अभी सिलेक्टेड है राघव मांगे, उनके साथ भी रेगुलर डिस्कशन करते थे Q&A फॉर्म में, जिसमें हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछा करते थे एंड सेकंड पर्सन उसको आंसर करते थे। तो इस तरह से मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन रही। ठीक है, हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे अभी के टाइम पे, बट जिनको भी सौरभ की इंटरव्यू स्ट्रैटेजी जाननी है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमें आगे लेके आनी है, तो हम सौरभ का जो इंटरव्यू का जो पूरा का पूरा उनका कैसा फीडबैक रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, और उनका इंटरव्यू कैसा रहा है, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज सौरभ, कि जो आपने बोला है कि
a community which is Freelan here, and secondly the importance of mentor. तो ये दोनों चीजों हमने देखा है कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके इसमें। तो ये कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आप फेलो एस्पिरेंट्स को एक बार बताना चाहोगे शॉर्ट में, तो प्लीज एक बार वो बताइए। एंड सेकेंडली द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोर इन योर प्रिपरेशन। वीलन है कम्युनिटी। यस सर ये सीरियस कैंडिडेट्स के लिए तो काफी हेल्पफुल है, मुझे लगता है, क्योंकि इसमें आप तो फील कर पाते हैं कि बाकी पीएस के साथ आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसे रेगुलर हैं। और जब आप 50, 100, 1000 लोगों के साथ जुड़ के कनेक्ट करते हैं और आपको पता चलता है डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं और आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि आप एक रेस में पीछे होते जा रहे हैं और आप अपने चांसेस लूज कर रहे हैं सिलेक्शन से। तो कंसिस्टेंसी और रेगुलर आपको बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी गाइडेंस और क्वांट के टारगेट्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हेल्प, ये सारी चीजें भी एड्रेस हो जाती हैं। कोई जनरल क्वेरी है आपकी एग्जाम से रिलेटेड, कोई सिलेबस से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम, तो वो भी यहाँ पे पीएस एड्रेस कर देते हैं। काफी हेल्पफुल रही है ये मेरे लिए, क्योंकि आरबीआई जैसे ही मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट टच पॉइंट मेरे लिए यही था। मैं सबसे पहले मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तो मेरा फर्स्ट टच पॉइंट ही यहाँ था। मुझे यहीं से पता चला कि ओके ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, ये पैटर्न है, ये डिफिकल्ट लेवल है, ये कोचिंग मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में। काफी हेल्प करती है फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि कौन सी कोचिंग मेरे लिए बेस्ट हो सकती है, बट राघव का ऐसा नहीं था। उन्होंने कोचिंग पे पहले ना जाके उनको एक कम्युनिटी के बारे में पता चला, वो कम्युनिटी से उनको काफी ज्यादा हेल्प हुई और जिसकी वजह से वो राइट सोर्सेज पिक कर पाए। ठीक है, तो हमेशा इट्स नॉट अबाउट कोचिंग, ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज नॉट अबाउट कोचिंग, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन प्रोसीड टू गेट योर फाइनल सिलेक्शन। तो वो एक कम्युनिटी से भी स्टार्ट हो सकता है, वो एक फ्रेंड से भी स्टार्ट हो सकता है, वो आपके फैमिली से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा कोचिंग पे नहीं जाना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। ठीक है, एंड सौरभ के लिए वो कम्युनिटी एक अच्छी मिल गई उनको। तो कम्युनिटी से मुझे ऐसा लगता है कि जो उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए थी, जो कि बहुत लोग मिस करते हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो कुछ भी रैंडमली पढ़ते हैं। वो चीज उनके साथ नहीं हुई और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनका सिलेक्शन भी सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ। ऑब्वियसली उनके हार्ड एफर्ट्स थे, उनका हार्ड वर्क था, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें करना आपके लिए जरूरी है। ये चीजें पता है तो जर्नी इजी हो जाती है, एंड दैट्स वेयर आई थिंक वी लर्न हियर हैव हेल्प्ड हिम in identifying the sources in a very much limited time, right? Yes. And next is about mentor. I mean, how important is mentor in your life? I mean, who were your mentors? अगर कोई रहे होंगे तो। आरबीआई जर्नी में मेरे मेंटोर से भी मॉक मेंटोर आपसे मुझे काफी हेल्प मिली है इसलिए, एंड वीनर है पे हमारे सीनियर्स, हमारे फेलो एस्पिरेंट्स पुरुषोत्तम तिवारी जी हैं, अतुल सर हैं, राघव मार्टिक, और भी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प किया, गाइड किया, और उनकी गाइडेंस के बिना ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं होगा। आपने मॉक मेंटोर से मैं फेज 1 से ही जुड़ा हुआ था, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू टिल द लास्ट डे अवेलेबल थे जब चाहिए था। तो थैंक यू। एंड लास्ट वर्ड, अगर आप कुछ बोलना चाहोगे फेलो एस्पिरेंट्स को, क्या चीजें करना जरूरी है। मैं एक बार एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो कि मुझे इस पूरे के पूरे 1.5 घंटे के टॉपर टॉक्स में मिली। अगर आप उसके अलावा कुछ ऐड करना चाहोगे तो यू आर फ्री टू डू, एंड देन वी कैन रैप दिस सेशन। फर्स्ट थिंग इज लिमिटेड सोर्सेज, मल्टीपल रिविजन। ये मुझे 1.5 आवर्स में तो समझ में आया, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं समझ में आया। एंड सेकेंडली कि आपको चीजों को सेग्रीगेट करना ही नहीं है। आप आओ मॉक मेंटोर पे आ जाओ, आपको पता चलेगी कि यार ये कुछ आया है तो ये मुझे पढ़ना जरूरी है। थर्डली, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नोट्स आपको हाईलाइटेड करके ही मिल रहे हैं, तो क्यों आपको अननेसेसरी मेहनत करना है। तो ये 3 चीजें मुझे समझ में आ गई। एक तो लिमिटेड सोर्सेज, मल्टीपल रिविजन,
सेग्रीगेट मत करो, डायरेक्टली चैनल पे आओ, डायरेक्टली वेबसाइट पे आ जाओ। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये चीज जरूरी है, तो आप ये चीज को पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में आए। थर्ड, नोट मेकिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो कि सौरभ के लिए वर्क की। अगर इसके अलावा आप सौरभ कुछ ऐड करना चाहोगे तो प्लीज ऐड, एंड इफ नॉट देन यू कुड रैप अप दिस सेशन। इसके अलावा बस एक चीज मैं एक पॉइंट बस ऐड करना चाहूंगा कि आप ये तीनों पॉइंट जो भी कर रहे हैं ये ठीक है, बट इसके साथ कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आपको डेली प्रिपेयर करना है, डेली आपको कदम बढ़ाने हैं अपने टारगेट की दिशा में। आप जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपके फेज 1 है चाहे फेज 2 है, आप छोड़ नहीं सकते कि मैं एक वीक बाद स्टार्ट कर लूंगा। आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, चाहे आपका हेक्टिक शेड्यूल है, मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, मेरी फैमिली है, उसके बाद भी डेली कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है और डेली एमसीक्यूज देने हैं, टेस्ट देने हैं, डेली आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, कुछ ना कुछ डेली, मतलब आपका डे वेस्ट नहीं होना चाहिए। और आपको बाकी काम में से इसके लिए टाइम नहीं निकालना है कि मैं दोस्तों के संग घूमने जा रहा हूँ, उसमें से पढ़ने के लिए टाइम निकालना है। रेदर आपको अपनी प्रिपरेशन में से बाकी चीजों के लिए टाइम निकालना चाहिए, अगर निकल पाता है तो। Nicely said, nicely said. Well said. So, this is the last message that Saurabh wants to share with you. कि आपको प्रिपरेशन के साथ अगर टाइम मिलता है तो आपको निकालना चाहिए. But frankly speaking, for a working aspirant, this would be a difficult stuff. For a full-time aspirant, it would be easy. But हाँ, आप अगर टाइम निकाल सक रहे हो तो आप थोड़ा आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा. अगर आपको पढ़ाई में मजा आता है तो आप वही पढ़ के स्ट्रेस फ्री फील कर पाओगे. और बहुत एस्पिरेंट्स वो करते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है अगर थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो गया तो मेरा हो गया, ठीक है. तो इसीलिए आप देखिए कि आपके लिए वर्क क्या कर रहा है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रेस फ्री इन ऑल ऑफ दिस एग्जामिनेशन जर्नी. तो जो भी चीजें आपके लिए स्ट्रेस फ्री, जो भी चीज आपको स्ट्रेस फ्री बना रही है, वो चीज आपको करनी ही करनी चाहिए, ठीक है. इट कुड बी एनीथिंग, द थिंग्स यू लाइक और द थिंग्स यू वांटेड टू डू इन योर लाइफ, ठीक है. बट बीइंग स्ट्रेस फ्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर जर्नी. और सौरभ तो आप देख ही पा रहे हो, ये टॉक्स में भी देख पा रहे हो कि ना उन्होंने कभी स्ट्रेस लिया, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ. तो इसलिए इट हैज हेल्प्ड हिम being in the path of consistency each and every day, and improve his skills, which is required for the examination, by each and every passing day. So that is what I wanted to share with you along with Saurabh and his strategy, so that you can utilize it to the fullest. तो जो चीजें आप सौरभ से ले पा रहे हो, जो आपके लिए वर्क कर रही है, वही आपको लेनी है, ठीक है. हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी, हर एक की अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी. जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए क्या होगा. सो दिस इज द सोल मोटो ऑफ आवर टॉपर टॉक दैट वी हैड with Mr. Saurabh Sharma today, the RBI Grade B 2025 talk. Thank you so much, Saurabh. Thanks, yes sir.